वो लड़की हर दिन मेरे सपने में आने लगी, हर दिन। एक दिन जब मैं सो रही थी, मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। देन किसी ने मेरे पैर को एकदम तेज़ी से झटका। वो भागते हुए आए एंड सेड कि कुछ अजीब है वहाँ। अगले दिन दोपहर में जब मेरी माँ उस रूम में सोए तो उनको एक परछाई दिखी क्लियरली। उसी रात जब मैं दोबारा वहाँ सोई, देन मेरा हाथ हवा में यूं उठा, वापस धड़म करके मेरे गाल पे लगा, जैसे चांटा, प्रॉपर चांटा पड़ा मुझे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं। जो पहले अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले, कोई ऐसी गलती कर ले जिसे वो पूरी जिंदगी हटा ना पाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें पंजाब से मिला है। भेजने वाली का नाम है कीर्ति। कीर्ति ने अपने पूरे रियल इंसिडेंट में बहुत सारी चीजें मेंशन की, लेकिन जो मुझे पर्सनली सबसे बुरा लगा कि कीर्ति ने अपनी लाइफ में इन पैरानॉर्मल चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों को खो दिया। कीर्ति ने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरे परिवार में मैं, मेरा बड़ा भाई, मम्मी, पापा, हम 4 जने रहते हैं। हमारी पूरी परवरिश पंजाब में हुई। मेरे बड़े भाई को हॉस्टल भेजा हुआ था आगे की पढ़ाई के लिए और मैं लोकली वहीं पढ़ रही थी। 2017 में मैं 17 साल की थी और 10वीं क्लास में थी। कीर्ति ने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पे एक घर था जिसमें एक लड़की का जन्म हुआ था और वो लड़की जब ये 17 साल की थी तो वो लड़की 22 साल की थी, जिसका नाम था मोना। कीर्ति उन्हें मोना दीदी के नाम से ही बुलाया करती थी। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई, मोना दीदी जो थी उनके अंदर कोई देवी आती थी। पूरा मोहल्ला वहां पर जमा हुआ करता था, अपने सॉल्यूशंस मांगता था और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उनके घर पे आया करते थे सॉल्यूशन मांगने के लिए। मोना दीदी के अंदर जो देवी आती थी, जब मोना दीदी गद्दी पे बैठती थी तब वो देवी आती थी। और कीर्ति ने बताया कि मैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको दे रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं मोना दीदी से नॉर्मली बात करती थी तो वो एक आम इंसान की तरह बात करती थी, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठती थी तो उनका पूरा चाल चलन एकदम से बदल जाता था। उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती थी, बाल खुल जाते थे और फिर जो लोग वहाँ पर चीज़ें पूछते थे, लोगों को वो चीज़ें बताती थी और एक्चुअली में ऐसा ही होता था। अगर किसी ने ये चीज़ पूछा कि मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ है तो मोना दीदी साफ बता देती थी कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ है, पितरों का दोष है या फिर किसी ने कुछ किया है और उसका इन्वॉल्वमेंट है। नाम नहीं बताती थी पर मिलती जुलती एक परछाई बता देती थी, जिससे वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाता था कि मुझे किससे दूर रहना है और किसके करीब रहना है। ऐसे चमत्कार लोगों ने वहाँ पर बहुत बार देखे थे कि मोना दीदी जब भी गद्दी पे बैठती थी तो जब देवी उनके अंदर आती थी वो एग्जैक्टली वही चीज़ें बता देती थी जो लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती थी। वक्त बीतता गया और उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। एक टाइम पर आके मोना दीदी की जो मान्यता थी वो उस जगह पर इतनी बढ़ गई कि उनके नाम का वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया। मोना दीदी कोई आम लड़की नहीं थी, उनको पूजा जाता था। ये मान लीजिए कि पंजाब में जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम तो हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, बट वहाँ के लोग देवी की नज़र से उन्हें देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, कीर्ति ने मेंशन किया कि हम लोग ये देख रहे थे कि वो एक देवी के रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन सब ये देखना भूल गए थे कि वो एक लड़की भी है। उन्हें किसी से प्यार हो गया, कोई लड़का था जो उनकी ज़िंदगी में आया था। अब उनकी मुलाकात उस लड़के से कैसे हुई ये तो किसी को भी नहीं मालूम। शायद मे भी मोना दीदी के घर वालों को पता हो, लेकिन कीर्ति ने बताया कि वो दूर दूर से ये चीज़ें सुनती थी कि जिस लड़की को देवी का स्वरूप माना जा रहा है वो किसी आम इंसान से प्यार कर बैठी है। ये सब पता चलने के बाद घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि तू देवी का स्वरूप है, तू ये आम चीज़ों में मत पड़, अगर तू ये सब कुछ करेगी तो तू अपनी विद्या खो देगी। लेकिन जैसे कि कीर्ति ने बताया कि सब उन्हें देवी के रूप से देख रहे थे, कोई ये नहीं समझ रहा था कि वो देवी हटने के बाद एक आम लड़की बन जाती है। उस आम लड़की ने, मोना दीदी ने, अपने घर पे बहुत बुरी तरीके से सबसे लड़ाई की कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। जैसे मोना दीदी के ऊपर या तो कुछ करा गया था या मोना दीदी उसको खोने से डर रही थी। कीर्ति ने बताया कि मोना दीदी ने अपने घर पे बिना बताए उस लड़के से लव मैरिज कर ली। जब सारे लोगों को पता चला, सब हैरान थे कि मोना ने ये क्या डिसीजन ले लिया है।
कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मैं तो 17 साल की थी और मैं ये चीज़ें सिर्फ सुनती थी कि उन्होंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे तो घर तक बस खबर आती थी, जैसे दूसरी औरतें पहुंचा देती थी मेरी मम्मी तक, और मेरी मम्मी इस चीज़ को डिस्कस किया करती थी। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद मोना दीदी ने जिससे शादी की थी वो उसे लेके अपने घर पे आई। जब घर पे आई तो घर पे उसका स्वागत तो करना ही था। अब चाहे मरे मन से करो या अच्छे मन से करो, मरे मन से स्वागत करा गया और रात को उन्हें छत पे सुलाया गया। जब मोना दीदी के हस्बैंड सुबह उठे तो उन्होंने देखा उनकी खाट के नीचे एक टोटका रखा हुआ है। टोटके में मुर्गी की कटी हुई गर्दन, सिंदूर, चूड़ियाँ, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें जिसके ऊपर चींटियाँ बुरी तरीके से रेंग रही थी। उन्होंने देखा, नीचे जाके सबको बताया, किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि कोई बिल्ली फेंक के चली गई होगी, कौवा छोड़ के चला गया होगा, किसी ने उस तरीके से इस चीज़ को देखा ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, मोना दीदी जब अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल चली गई तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ने लगी। उनकी शादी को 1-1.5 साल हो गया था। एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे के जन्म के बाद उनके जो हस्बैंड थे मोना दीदी के, वो जैसे अजीब से हो गए। अजीब सा मतलब कि उनकी डेली लड़ाई होती और मोना दीदी अपने घर पे फ़ोन करके बताती तो घर वालों का यही रिएक्शन होता था कि हमने तुझे बोला था। जिस दिन ये फर्स्ट डे फिजिकल हुए थे उसी दिन के बाद वो जो देवी इनके अंदर आती थी वो इनके अंदर आना बंद हो गई और मोना को ऐसा लगा कि इनके अंदर कभी देवी आई ही नहीं थी। मतलब जैसे आप एक स्वरूप, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ताकत आपके अंदर आती है तो कितनी ताकत महसूस होती है, लेकिन एक वीक बॉडी कैसी होती है, मोना को अब ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। बच्चे के जन्म के बाद इनके घर में ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, इतने ज़्यादा कि मोना आए दिन रोती रोती अपने घर पे अपने बच्चे को लेके आती थी और जो घर वाले थे वो मोना को उसके ससुराल रवाना कर देते थे। घर वालों ने इस चीज़ को पहले ही हाईलाइट किया था मोना कि अगर तुम शादी कर रही हो तो तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें 0% रहेगी। ये चीज़ें घर वालों की सुनी मोना ने, उसके बाद ही डिसीजन लिया था और अब मोना उस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा पछता रही थी। इसके बाद कीर्ति ने जो चीज़ें बताई वो अलग ही लेवल पर डरावनी होने वाली थी। इतनी खतरनाक चीज़ें कीर्ति के साथ होंगी ये मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था। उसके बाद कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मेरे घर तक सिर्फ इतनी खबरें आती थी कि मोना और उनके हस्बैंड में हाथापाई होती है, उनके हस्बैंड उन्हें पीटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे की कस्टडी लेने की बात करते हैं, डाइवोर्स देने की बात करते हैं। और मोना दीदी ने भी इस चीज़ का मन बना लिया था कि मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहने वाली। वो अपने घर पर वापस आती, अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताती, समझाती, लेकिन अब पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। सबसे पहली सीख तो आपको यहाँ से मिल जानी चाहिए। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मेरे 10th के एग्ज़ाम आने वाले थे और मैं घर पे थी, तो एक दिन जो मोना दीदी थी वो मुझसे मिलने आई और वो मुझसे मिली। मैंने देखा उनकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। मोना दीदी ने कीर्ति से कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर काला जादू करा रहे हैं या कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। कीर्ति इन सब चीज़ों को सुन के बहुत हैरान थी। 17 साल की थी, उन्हें चीज़ें बहुत कम समझ में आ रही थी। कीर्ति ने मोना दीदी से पूछा कि दीदी आप मुझसे क्या चाहते हो। मोना दीदी ने कीर्ति से कहा कि तू बस एक काम कर दे, हमारे घर से थोड़ी दूरी पे जो दरगाह है उसके पास एक मौलवी बैठता है और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड पक्का उस मौलवी के पास जाते हैं कुछ ना कुछ काला जादू करवाने के लिए। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है डाइवोर्स का, बस इतना कर दे, जाके बस एक बार वीडियो बना दे ताकि मैं वहाँ पे प्रूफ दे दूँ। ये सारी चीज़ें कीर्ति ने सुनी और कीर्ति ने बस वहाँ तो हाँ बोल दिया, लेकिन कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जाती और मैं ऐसे कामों में कैसे पढ़ सकती हूँ, मेरी फैमिली मेरे को कूट के फेंक देती। कीर्ति ने बताया मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और ये बात आई गई होगी। कीर्ति अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई और उनके 10th के एग्जाम्स जब हो गए उसके बाद उनका 11th में एडमिशन होना था। कीर्ति ने बताया कि बस घर तक ये खबर आई कि मोना दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं मम्मी के साथ उन्हें देखने के लिए गई। जब मैं उनके घर में गई, कीर्ति ने बताया अक्षय भाई मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। मोना दीदी वहाँ पर ऐसे हो रखी थी जैसे बुरी तरीके से पोजेस हो रखी हैं, मतलब वो अपने काबू में नहीं है। और मोना दीदी कीर्ति को घूर घूर के देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम अधूरा कीर्ति ने छोड़ दिया, वो पूरा नहीं हुआ। कीर्ति ने बताया कि हम थोड़ी देर बस उनके परिवार वालों से मिले और फिर अपने घर पर वापस आ गए। 1-2 दिन बाद कीर्ति ने बताया मैं अपनी मम्मी के साथ नए स्कूल में एडमिशन करवाने गई थी 11th क्लास के लिए। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, कीर्ति ने बताया मैंने सामने से देखा कुछ लोगों का झुंड आ रहा है और उन लोगों के हाथ में एक अर्थी है और वो अर्थी किसी और की नहीं थी, वो मोना दीदी की थी। कीर्ति ने बताया कि मेरी नज़र सिर्फ उनके पैर पे पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था उनके पैर अभी भी मूव कर रहे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मैं इतना डर गई, मैंने अपनी मम्मी को वहीं छोड़ दिया, मैं सीधा अपने घर की ओर भागी। घर में आई और पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। पापा ने मेरे को समझाया कि बेटा कोई नहीं, जिसका जाना लिखा है वो तो जाएगा ही। कीर्ति ने बताया मैं अपने पापा से मिली और सीधा अपने कमरे में भाग के चली गई। वो रात मेरी कटनी मुश्किल हो गई और उस रात के बाद
मेरे साथ जो हादसे हुए, भगवान न करे वो किसी के साथ भी हो। जिस दिन इन्होंने अपने पापा को बताया उस रात इन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मैं सो रही थी, रात को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास किसी ने आके आवाज़ मारी, कीर्ति तूने वो काम नहीं किया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति ने बताया मैंने ये चीज़ सुनी, मैं उठी सीधा अपने पापा के पास भागी। अपने पापा को बताया कि पापा मेरे को कोई कान में कुछ कह रहा था। इनके पापा ने बिल्कुल भी बिलीव नहीं करा। इनके पापा खुद गए उस कमरे में सोने के लिए, इन्हें सुलाया अपनी जगह पे जहाँ इनकी मम्मी और पापा का अलग अलग बेड लगा हुआ था। जब पापा वहाँ पे गए, कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ होगा, पापा इतनी ज़ोर से वहाँ पे चिल्ला के भागे और सीधा आके मम्मी और मेरे सामने बोले कि पीछे वाले कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वहाँ पे क्या हुआ, सब ने सोना छोड़ दिया, सब आगे वाले कमरों में सोने लगे। उस पीछे वाले कमरे में कोई भी नहीं सो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जगह बदल जाती है तो जल्दी से नींद नहीं आती। कीर्ति की आदत थी उसी कमरे में सोने की। कीर्ति ने फिर कोशिश करी कि मैं वहीं जाके सोती हूँ, क्या पता वहम हो। कीर्ति 1-2 दिन बाद दोबारा अपने ही कमरे में सोने के लिए चली गई। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सो रही थी, मेरा पैर किसी ने पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मैं एकदम से उठी, मुझे लगा बुरा सपना है, रात के 2:30-3 बज रहे थे। मैं दोबारा सोने के लिए लेटी, मेरा हाथ अचानक से फिर दोबारा किसी ने खींचा और जैसे ही मैं उठी मैं इधर उधर देखती, मेरी कान में फिर आवाज़ आई, तूने मेरा काम नहीं किया ना, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद कीर्ति ने अपने मुंह पर चद्दर ढक ली। कीर्ति ने बताया मुझे कब नींद आ गई मुझे समझ नहीं आया। इन्होंने सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इनकी मम्मी ने बोला कोई नहीं, आज मैं सो कर देखती हूँ। और इनकी मम्मी का सोना उन पर इतना भारी पड़ा। कीर्ति की मम्मी जहाँ सो रही थी, उनकी अचानक से दोपहर में आँख खुलती है और वो देखती है कि जो बड़ा भाई हॉस्टल गया हुआ है वो वापस आ गया और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और अपनी मम्मी के सामने पूरा पुतला बन के खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा है। उनकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या खाने का? उनकी मम्मी के दिमाग से ये निकल गया कि लड़का तो हॉस्टल में है, उन्हें लगा घर में ही है। उनकी मम्मी ने 2-3 बार पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही लाइट ऑन करी वहाँ पर कोई भी नहीं था। कीर्ति ने बताया अक्षय भाई मैंने अपने मम्मी पापा को ना जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। कीर्ति ने उसी दिन ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं इस कमरे को अब छोड़ दूंगी, यहाँ नहीं सोऊंगी। सामान शिफ्ट करते करते कब वो बहुत ज़्यादा थक गई और रात को अपने कमरे में वो सोची कि 2 मिनट आराम करके फिर मैं किसी और कमरे में सो जाऊंगी। उनकी कब नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। कीर्ति ने बताया अक्षय भाई मेरा हाथ, बस मैं ये महसूस कर रही थी मेरा हाथ ऐसे हवा में उठा और मेरे मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ आया मेरे ही हाथ का। और फिर दोबारा कान में एक आवाज़ कि तूने मेरा काम नहीं किया ना, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति ने बताया कि मैं उठी, मैं भागी, मैंने अपने परिवार वालों को बताया। मेरे परिवार वालों ने वहाँ पर गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा चलाई, चीज़ें हल्की सी शांत हुई होगी। कीर्ति ने बताया कि ज़िंदगी ऐसी हराम हो गई उस दिन के बाद। अब उन्होंने बताया मैं किसी भी कमरे में सो जाऊँ, रात को वो मोना दीदी मेरे सपने में वहाँ पर आ जाए और बार बार एक ही चीज़ बोले मैं तुझे लेके जाऊँगी, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तूने मेरा काम नहीं करा, तूने मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। कीर्ति सुबह उठती, डर के मारे चिल्लाती घूमती घर में, सबको बताती और घर वाले ये बोलते कि बेटा तूने सपना देखा होगा, तेरा वहम होगा। वो सबके साथ रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि दिखाए किसको, बताए किसको, बोले किसको। वक्त के साथ कीर्ति ने बताया कि 2017 में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं उठ के चल नहीं पा रही थी। मेरा वो हाल हो गया था कि मेरे को अगर कोई कुछ खिला रहा है तो मैं खाऊंगी, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी बिना सहारे के। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, एक रात इनकी फैमिली वालों ने डिसाइड करा कि कल सुबह हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फैमिली वाले सुबह होते ही सबसे पहले हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, उन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर सारे परेशान हो गए कि लड़की को हो क्या रहा है, लड़की का वजन टूटता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कीर्ति को देख के जैसे कीर्ति को कोई पोजेस कर रहा है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बाल झड़ने, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, ऐसा लग रहा था चलती फिरती ज़ॉम्बी है। कीर्ति के जो पापा थे उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले जिन जिन पे वो भरोसा कर सकते थे, सबसे बात करी, एक बाबा का नाम आया। उनके घर से 20 किलोमीटर दूर एक बाबा थे, वो उनके पास गए और वहाँ पर जाके पता चला कि जो मोना दीदी की जो स्पिरिट है वो इसे पोजेस कर चुकी है लगभग 80-90%। ये कुछ दिनों की मेहमान थी कीर्ति, अगर ये टाइम पर अपनी फैमिली के साथ पहुँचती नहीं तो। बाबा जो थे उन्होंने इनको धागा दिया, कीर्ति को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, लेकिन उनके पापा ने उस धागे को अपने पास रख लिया ये सोच के कि मैं बांधूंगा नहीं वरना लोग कहेंगे ये अंधविश्वासी है। ये लोग घर पे वापस आए और कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई सारी चीज़ें बिल्कुल थम गई, बिल्कुल शांत हो गई। मेरी मम्मी ने वो धागा बांधा, मैंने वो धागा बांधा, मेरे पापा ने नहीं बांधा। पापा ने उसे लपेट के अखबार में एक डब्बी में अपने घर में रख लिया था। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई जैसे सारी चीज़ें शांत हो गई थी ना, बोलते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, ये वो थी। इन्होंने बताया कि एक दिन जब इनकी मम्मी सुबह अपने घर के दरवाजे खोलती है
वो एक बिल्कुल सेम टू सेम एक धागा इनके घर के बाहर पड़ा हुआ था। ये लोग बुरी तरीके से बौखला गए कि किसी ने कुछ टोटका तो नहीं कर दिया। इनके पापा भागे ये देखने के लिए कि मेरा जो धागा है किसी ने वो निकाल के तो नहीं फेंक दिया। तो अंदर जाके देखा वो धागा बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो ये बाहर सेम टू सेम धागा आया कहाँ से? इन्होंने अपने इतने होश खो दिए, इनके पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और उस धागे को एक मंदिर के बाहर गमला था उसमें रख के आ गए। इसके बाद क्या हुआ, ये अपने घर आए वापस और इनके पापा ने बाबा जी को फ़ोन करा ये बोलने के लिए कि क्या सिचुएशन है, क्या हम करें, सॉल्यूशन लेने के लिए। जैसे ही इन्होंने बाबा जी को कॉल करा, इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हमारे घर के बाहर एक धागा पड़ा था और हम बहुत डरे हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा वो चीज़ें शुरू ना हो जाए। वहाँ से एक ही आवाज़ आती है जो कि उनके फैमिली मेम्बर की थी कि आज सुबह बाबा जी चल बसे। अब कीर्ति का मानना है कि ये जो धागा था ये कहीं ना कहीं बाबा जी ही छोड़ के गए थे, इशारा दे रहे थे कि इस धागे को बांध लो, पहन लो, वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये लोग वापस गए मंदिर में और वहाँ पर खूब ढूंढने की कोशिश करी। इन्हें वो जो धागा गमले के ऊपर फेंका था वो दोबारा वो धागा मिला ही नहीं। बाबा जी इस दुनिया से जा चुके थे, इनके और कोई कांटेक्ट थे ही नहीं। इसके बाद जो कीर्ति ने चीज़ें बताई उनके साथ हुई लाइफ में वो बहुत बुरी थी। कीर्ति ने बताया कि अक्षय भाई, पापा ने फिर भी वो धागा नहीं पहना, इशारा था, वो उन्हें शायद समझे नहीं। 2017 में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मात्र एक हफ्ते बाद पापा हमारे सामने बैठे थे, हमसे बात कर रहे थे हंस हंस के। हमारे सामने अचानक से उन्हें उल्टी आई, उस उल्टी में रक्त बह रहा था। पापा को फटाफट इमरजेंसी में हम लेके गए और वहाँ पर जाके पता चला कि उनके पापा अब नहीं रहे। कीर्ति ने ये चीज़ मुझे साक्षात अपनी रिकॉर्डिंग में भेजी कि पापा इमरजेंसी से कभी वापस ही नहीं आ पाए। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि वक्त रहते वो धागा टाइम से उन्होंने बांधा नहीं। इसके बाद रूह कांपने वाली चीज़ जो कीर्ति ने मुझे बताई कि अक्षय भाई 2017 से 2024 आ गए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, भाई नौकरी पर लग गया है, मैं काम में बिज़ी रहती हूँ। जब ये रिकॉर्डिंग मैं आपको करके भेज रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मोना दीदी अभी भी बगल में खड़ी हैं और सब कुछ सुन रही हैं। बस वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि कब कीर्ति का धागा खुले और वो अपने साथ उन्हें ले जाए। कीर्ति ने खुद इस चीज़ को मेंशन करा कि अक्षय भाई मुझे नहीं मालूम कि मुझसे गलती हुई नहीं हुई, मैं सिर्फ 17 साल की थी, मुझ में उतना दिमाग नहीं था। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए थी, अगर वो प्रूफ दे देती तो क्या सारी चीज़ें ठीक हो जाती। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी गलती नहीं थी कोई, बस वो इन चीज़ों में फंस गई और बहुत बुरी तरीके से, जहाँ उन्होंने अपने पापा को खो दिया और पूरी फैमिली ने बाबा जी को खो दिया। आखिरी में आके मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है, इसमें तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप किसी की मदद मत करो। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जाके लिखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या बनता है, क्योंकि मैं इतना मतलब ही नहीं हो सकता कि मैं ये चीज़ बोल दूँ आपको किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप मदद करो तो क्या होने वाला होगा। खैर आखिरी में आगे हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, जो लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि आप लोगों से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जितने ज़्यादा आप लोग हमें दिखेंगे हमारे चैनल पे, उतने ज़्यादा रियल इंसिडेंट हम लेके आएंगे, सब्सक्राइबर से कनेक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके सामने ऐसे रियल इंसिडेंट हम लाते रहे जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। इसके बाद आपकी ही बारी डिमांड पर हमने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम था अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हम पॉडकास्ट लेके आते हैं, ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं, सब्सक्राइबर्स को लेके आते हैं जो अपने रियल इंसिडेंट दुनिया के सामने बताते हैं। अगर आप भी उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है, जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप रिकॉर्ड करके भेजो। टीम एक बार रिव्यू करेगी, बस नीचे मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम भी जो है पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, कैमरे के सामने आप पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ जनता सबक ले सकती है कुछ ना कुछ। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं, फेसबुक को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए, और ऐसी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके बच के रहिए, क्योंकि ये वो उड़ता तीर है जो कभी भी कहीं से भी आपके लग सकता है। यही कहूँगा आखिरी में आके, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। एक धागा हमारे गेट के पास हमें पड़ा हुआ मिला, वो धागा उठाया और एक मंदिर में जाके वहाँ पर छोड़ आए। गमला पड़ा हुआ था मंदिर में, हम उसी गमले में छोड़कर आ गए। हमने आके वो बाबा जी को कॉल करी, सामने से उनके फैमिली मेम्बर उठा के बोलते हैं कि बाबा जी की डेथ हो गई। सडनली उनको वॉमिटिंग हुई और उनको इमरजेंसी में उसी रात हॉस्पिटल ले जाया गया।
और वो कभी नहीं लौटे वहाँ से। अब मानोगे नहीं बट स्टिल आई फील कि साथ में है कोई।